Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. हमारे साथ हैं संदीप जी। संदीप जी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ग्रेड सी स्टेनो के तौर पे एसएससी स्टेनो 2020 के बैच में सिलेक्टेड है और ऑलरेडी इनको अभी 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं अपनी सर्विस में। तो सबसे पहले संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे कि आप हमारे चैनल पे आए और लाइव सेशन में आप आए, और साथ ही आपके गाइडेंस से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो लोग कह रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में किस तरीके से आपका ज्वाइनिंग और प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट वगैरह रहते हैं, किस तरीके से एलोकेशन आपका रहता है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं सभी संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत करिए, और मैं भी बहुत बहुत आपसे धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सर, आपके लिए भी जो आप मुझे लाए। जी, तो अभी मैं बता दूं कि संदीप जी जो हैं वो एमपी में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और संदीप जी से मैं अभी स्टार्टिंग में यही पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आप मोटिवेट हुए स्टेनो के लिए। सबसे पहले सर जैसे कि 2018 वाला एक बैच था, हाँ, उसमें मुझे पता चला शिवपुरी में, वैसे तो आपको पता ही होगा कि शिवपुरी स्टेनो के लिए फेमस है जी, जैसे यूपी में मुरादाबाद वैसे एमपी में शिवपुरी। तो वहाँ से कई सारे सिलेक्शन हुए 2018 वाले बैच से। तो मैंने देखा कि फिर उसके बाद सिलेबस भी देखा उसका जी, पता चला एक जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, मैथ है, रेगुलर प्रैक्टिस करना होती है, वो भी नहीं है इसमें जी। तो सीपीएल की अपेक्षा स्टेनो को करना आसान रहेगा। और इनसे मैंने कई सारे जो स्टूडेंट से सिलेक्ट हुए उनसे मैंने बात भी की, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि ऐसा है ऐसा है। एक हमारे के सर करके हैं, वही से उनने बताया मुझे कि सब कुछ उसके बारे में। फिर मैंने तैयारी शुरू की और लगा रहा, लेकिन 2019 वाले बैच में सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं रहता है संदीप जी, क्योंकि अक्सर जब कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो कई बार उसको ऐसा लगता है कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, या स्किल रह जाता है, रिटर्न का रह जाता है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत इशू जो है वो आपका आता ही आता है ये चीज़। लेकिन चलिए 2020 में आपने ग्रेड सी के तौर पे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसके बाद ग्रेड डी लेते हैं, लेकिन आपने ग्रेड सी के तौर पे अपने मिनिस्ट्री ऑफ माइंड में ज्वाइन किया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप ग्रेड सी के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 50,000 के ऊपर ही होती है। तो अभी 6 महीने हो गए, 6 महीने में आपको सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी कि क्या कैसे क्या रहता है। प्लस जो आपका जैसे ही फर्स्ट सैलरी आपकी आती है ना, तो वो एक जो आपका रहता है कि यार पहली सैलरी सुकून तो वो आप कहीं ना कहीं आप फील भी कर रहे होंगे अभी। तो संदीप जी आप मेरे को ये बताइए कि सिलेक्शन के टाइम पे जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आया, कैसा लगा था आपको? सर एकदम से बिल्कुल देखा कि सबसे पहले तो एक उम्मीद नहीं थी कि ग्रेड सी में हो पाएगा जी, बस हाँ। तो जब रिजल्ट देखा तो पहले तो पता ही नहीं था, कई दोस्तों ने फोन किया तो बताया कि ऐसे रिजल्ट आया है। मैंने पीडीएफ देखा, ग्रेड डी की पीडीएफ देखा, पहले उसमें नाम सर्च किया, संदीप दाका नहीं आया। फिर से देखा मैंने कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर। फिर उसके बाद मैं समझा कि मेरी कहीं ना कहीं सी में हुआ है, इसलिए डी में नाम नहीं आ रहा है। मैंने सी में देखा, फिर रैंक भी देखी, तो सबसे ज्यादा खुशी जो हुई थी वो मेरी रैंक देखकर हुई मुझे, जो कि 44 रैंक थी। वो ज्यादा खुशी नहीं थी इस बात की कि ये और वो, क्योंकि उम्मीद तो थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी ये उम्मीद नहीं थी ग्रेड सी में इतनी रैंक के साथ हो जाएगा। और जिस हिसाब से 20 में उतनी ज्यादा वैकेंसी भी नहीं थी, जैसा अभी 22 में, अभी इस बार तो बहुत वैकेंसी देखने को मिली है। हाँ, इस बार वैकेंसी भरमार है। हाँ, नहीं तो आपकी बहुत मतलब 44 रैंक होना बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो। और प्लस एक ऐसे एग्जाम में जहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि भाई उनको ग्रेड सी की पोस्ट मिल जाए, और यहाँ पे ग्रेड सी की जो आपकी वैकेंसी होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है देखा जाए तो। 72 थी उस टाइम हमारे टाइम।
चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत आपको बधाई अभी से भी। और साथ ही किस तरीके से आपका प्रोसीजर रहा ज्वाइनिंग का, क्या कैसे क्या पूरा अभी सिलेक्शन के बाद आपका पूरा रहा, क्योंकि अक्सर 2022 में कई स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपकी 17 वैकेंसी यहाँ पे भी रिपोर्ट हुई है ग्रेड सी में और ग्रेड डी में भी है। तो यहाँ पर कैसा क्या सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर रहता है, ये आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि किस तरीके से पूरा प्रोसीजर आपके लिए भी नया था और आपका किस तरीके से पूरा अप्रोच रहा। पहले तो क्या था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले एसएससी कराता था, अब एसएससी नहीं कराएगा, डायरेक्ट डीवी होगा, वो डिपार्टमेंट में ही होगा। अच्छा, तो हमारा जो रहा वो डीवी होने के बाद में एसएससी में, उसके बाद रिजल्ट आया कुछ 17 या 18 दिन में ऐसे कुछ आया रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद डीपी कराने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने बुलाया और डीपी हुआ नागपुर में, क्योंकि इसका जो आईवीएफ जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में दो होती है, एक तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है इस बार और जो लास्ट टाइम भी थी वो भी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर है नागपुर में, तो वहीं पे जो भी होता है डीबी वगैरह वो हुआ। लेकिन एक डीबी वगैरह हुआ तो उसमें मेडिकल वगैरह भी कराना होता था, तो क्या है कि आईवीएम का मेडिकल वगैरह हुआ तो वो तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करा के लाना होता था। तो सब लोग उधर से कराते हैं और वहां पर वेरिफिकेशन होने के कुछ ही समय बाद, जैसे कि हमारा तो शाम को वेरिफिकेशन हुआ दोपहर में 14-15 तारीख, उसी समय शाम को जब रेलवे स्टेशन पर थे तो पता चला कि एलोकेशन भी हो गया। अच्छा, एलोकेशन भी तुरंत हो गया? एलोकेशन भी तुरंत हो गया था। एलोकेशन इसमें एक्चुअली क्या है, रैंडम होता है, रैंडमली होता है, कहीं भी ये नहीं है कि प्रेफरेंस वगैरह आपसे कोई भी मांगी नहीं गई थी? प्रेफरेंस नहीं मांगी गई। वो प्रेफरेंस पहले जब नहीं हुआ था उससे पहले ऐसा पता चला लोगों के द्वारा कि प्रेफरेंस ली जाती है, या डिपार्टमेंट के द्वारा भी कि प्रेफरेंस लेंगे। लेकिन प्रेफरेंस भी नहीं, अचानक से दिया। और कई लोगों की जिनकी महत्वाकांक्षाएं थी कि हमें नागपुर मिल जाएगा, जबलपुर मिल जाएगा, मतलब अपने नजदीक के इलाके में कहीं भी जो रीजनल ऑफिस थी उसमें, लेकिन नहीं मिला। हम लोगों को, मेरे साथ में भागवत है, उनको और मुझे गोवा में पोस्टिंग मिली। अच्छा, दोनों लोग? तो ये भी दोनों लोग, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा कम से कम। कि कई बार क्या होता है कि जब आपको किसी भी शहर में कोई अपने साथ का बैचमेट मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। 2 लोग रहते हैं, सारी चीज़ों में हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे हिसाब से जब फर्स्ट टाइम मेरा ज्वाइनिंग हुआ तो उस टाइम मैं अकेला था यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, खुद के लिए फ्लैट ढूंढना, ये ढूंढना, बहुत चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कम से कम 2 लोग मिनिमम वहाँ पे थे। हाँ, 2 लोग होते हैं तो कहीं भी आना जाना हो, कहीं भी कुछ करना हो, एक दूसरे का एक यहाँ अब आए तो कोई अपना तो था ही नहीं, हम दोनों एक दूसरे के हैं। जी, सही बात है। तो आपका किस तरीके से जैसे आपका एलोकेशन वगैरह हुआ उसके बाद कितना टाइम मिला आपका ज्वाइनिंग में, मतलब कितने देर बाद आपकी ज्वाइनिंग आई डीवी के बाद? ज्वाइनिंग टाइम रोजगार मेला था उस टाइम 22 नवंबर का। ओके। और हमारा वो आ गया लोकेशन शायद 15 नवंबर को ऐसे कुछ आया। अच्छा। 15 या 14। और ज्वाइनिंग टाइम कितना मतलब कितना रहता है आपका? ज्वाइनिंग टाइम कितना था, कितना दिया गया था, किस डेट के पहले ज्वाइन करना था? वो 1 मंथ का रहता है। अच्छा, लगभग ये है कि 1 मंथ या लगभग 20 से 25 दिन के आसपास लगभग देते हैं चीज। हाँ, 1 मंथ का ही देते हैं, आईबीएम 1 मंथ ही देता है हमारा ये। ओके। तो आपके यहाँ लगभग कितने लगभग ग्रेड सी में जैसा देखा जाए टोटल कितनी वैकेंसी थी? लगभग 45 के ऊपर आई थिंक थी। कितनी? 45 का बैच था हमारा। ओके। तो कितने लोगों ने फिर क्या मतलब बैच में आपका ग्रुप बना होगा तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया? कई लोग क्या है कि हमारे बैच से आए थे, ऑलरेडी वर्किंग थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में ही थे, होम सिटी में थे, होम टाउन में, तो उसकी वजह से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो अप्रोक्स देखा जाए तो 15 से 20 लोगों ने ज्वाइन किया ही नहीं था। अच्छा, तो 15 से और कई लोगों ने वेट भी किया टाइम हेडक्वार्टर को कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हमें ज्वाइनिंग लेटर वगैरह ना दिया जाए इस तरीके से। तो उनको हालांकि दे दिया था वो ज्वाइनिंग लेटर। तो मतलब कैंसिलेशन के लिए उन्होंने वो किया था कि आप हमें ज्वाइनिंग लेटर मत इशू करिए। हाँ, कि हमें ज्वाइन नहीं करें।
ओके ओके ओके। तो उसके बाद फिर आपने फाइनली आके ज्वाइन किया यहाँ पे। तो जो फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ आए तो क्या ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसीजर रहा? किस तरीके से आप जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे, गोवा एयरपोर्ट उतरे, फिर क्या ऑफिस पहुँचे, तो क्या रहा पूरा प्रोसीजर? प्रोसीजर यही था कि मैं जब गोवा आया तो करीब शाम के 5:30 या नहीं बजे, नहीं 6 ही बज गए थे। बाकी ऑफिस का टाइम तो 6 बजे तक ही रहता है। तो मेरी सर से बात हुई थी फोन पर, तो मैंने बताया जैसे कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाइए सर 6 बजे तक, लेकिन मैं लेट हुआ। उसके बाद सीधा ऑफिस आया, पता नहीं था बाकी ऑटो या बाइक राइडर रहते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर लेट बोलते हैं, तो उसने छोड़ दिया मुझे। ऑफिस आया, ऑफिस में सर से मिला, उन्होंने बोला कि ठीक है अभी तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, बाकी क्योंकि 6 बज गए थे तो और वो ज्वाइनिंग करवाने वाले रहते हैं ना वो यहाँ पे, वो भी चले गए थे। पर नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद लगे रहे ऐसे। नहीं तो जब रात के आप वहाँ पे उतरे तो फिर रहने की क्या कैसा क्या व्यवस्था, फिर आपने क्या क्या होटल लिया, गेस्ट हाउस क्या किया आपने? रहने का क्या है कि हमारे जो इंचार्ज हैं अभी, तो उस टाइम वो गेस्ट हाउस था हमारा, तो गेस्ट हाउस में वो रह रहे थे। तो उनका भी जबलपुर से गोवा में ट्रांसफर हुआ था उस टाइम, तो वो भी यहीं रह रहे थे गेस्ट हाउस में, तो उसकी वजह से गेस्ट हाउस तो अलॉट नहीं हो सकता था। लेकिन उन लोगों को इतने सहयोगी थे कि कैसे भी करके उन्होंने बोला कि अभी पहली बार आया है, कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, अपना ही है, से नहीं तो कल से अपनी ऑफिस का अपना ही कलीग रहेगा। तो उन्होंने मेरी व्यवस्था करवा दी थी, बाकी जो ऑफिस में ही करवा दी। ऑफिस में बताया उन्होंने कि यहीं रह जाओगे, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं रह जाऊंगा, क्या दिक्कत है एक दिन में, क्योंकि सुबह बोले था उन्होंने कि सुबह हम आपको क्वार्टर अलॉट कर देंगे। सही बात। तो मतलब क्वार्टर्स जो है वो ऑफिस के नजदीक है या डिस्टेंस पे है? नहीं, ऑफिस के नजदीक है, कैंपस है, उसी में क्वार्टर्स है, उसी में ऑफिस है। और ऑफिस और कैंपस की दूरी की बात की जाए तो 100 से 200 मीटर के बीच में होगी, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी बात है कि कम से कम आप जैसे ही आप ज्वाइन किए उसके नेक्स्ट डे आपको क्वार्टर्स अलॉट हो गए एंड वॉकिंग डिस्टेंस पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सबसे बड़ा जो काम होता है किसी भी सिटी में अगर देखा जाए तो वो होता है आपका फ्लैट ढूंढना। फ्लैट ढूंढना बहुत बड़ा काम है। अभी मैं लास्ट टाइम पालघर गया था तो बहुत बड़ा वो अचीवमेंट होता है, एक बार अगर आप फ्लैट ढूंढो तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हो जाता है देखा जाए तो। हाँ, वो क्या है कि एक ऐसी सिटी में जैसे गोवा हुआ, मुंबई हुआ, ये जो है ऐसी सिटी में फ्लैट लेना या रूम देखना या इतना आसान नहीं होता है, वो भी जब आप अकेले आए हो कहीं से भी और कोई नहीं है साथ में। सही बात है। और यही व्यवस्था हो गई थी, बाकी 2 दिन मैंने ऑफिस में ही बिताए। अरे वाह नहीं रहता है स्टार्टिंग में थोड़ा क्या रहता है ना, प्रॉब्लम रहती है। प्लस क्या था कि आपकी फर्स्ट जॉब थी, जिन भी स्टूडेंट की फर्स्ट जॉब होती है ना उनके लिए क्या रहता है कि सबसे बेस्ट वे यही रहता है कि भाई पहले से ही आप वहाँ पे पता करके रखो ऑफिस वगैरह का, या तो आप वहाँ पे कोई रिलेटिव वगैरह ढूंढ के रखो, नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ ऐसा करके रखो जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर इसके बाद फिर फाइनली आप ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने के बाद आपका रूटीन जो भी है वो पूरा आपका स्टार्ट हो गया, ऑफिस वगैरह का, बाकी सारी चीज़ों का। और इसके बाद फिर आपका सेक्शन वगैरह कैसे क्या अलॉट हुआ? सेक्शन का यार ये है कि हमारे यहाँ पे जो कि हेडक्वार्टर में है उसमें कई सारे सेक्शन हैं, जैसे कि बजट सेक्शन है और भी है, जितने भी सेक्शन रहेंगे सब मिलेंगे वहाँ पर। टेक्निकल सेक्शन रहेगा, अलग अलग सेक्शन है वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ पर जो रीजनल ऑफिसेस हैं वहाँ से 2 ही सेक्शन चलते हैं, एक टेक्निकल सेक्शन होता है, एक एडमिन सेक्शन होता है। ओके। और स्टेट पर कोई सेक्शन नहीं होता है एक्चुअली, कि बाकी अलग स्टेनो कैडर अलग है लेकिन सेक्शन नहीं होता है, उन्हें एडमिन में ही रखा जाता है। अच्छा, मोस्टली काम स्टेनो का एडमिन सेक्शन में ही एक तरीके से लोग करते हैं। एडमिन सेक्शन नहीं है और टेक्निकल सेक्शन का अलग रहता है। बाकी क्या है कि ऑफिसेस हैं जैसे कि पावर की कमी रहती है तो टेक्निकल सेक्शन में भी यूज कर लेते हैं, एक इधर उधर लगा लिया दवा काम करवाने के, आपका है नहीं वो सेक्शन बाकी। अच्छा, बाकी इसके अलावा नहीं, बस यही तो मेन सेक्शन है जहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग जो है वो होती है।
तो अभी क्या है कि अभी जैसे ही आप ज्वाइन वगैरह हो गए, सैलरी वगैरह, आपको सैलरी वगैरह क्या अकाउंट वगैरह वहीं खुलाना पड़ा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट वाला अकाउंट का ही पूरा हो गया? आवाज कट रही है थोड़ा। अच्छा, संदीप जी, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आपका अकाउंट का पूरा जो सैलरी अकाउंट का जो है वो वहीं आपको खुलाना पड़ा या होम डिस्ट्रिक्ट से आपने उसको ओपन कराया? नहीं, मैं क्या है कि ऐसा पता नहीं था, बोलते थे कि एसबीआई वगैरह में अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, तो मेरे भाई साहब थे जो कि एसएसबी में है, तो उनने मुझे जब यूपी से आया मैं उसी में अकाउंट ओपन करवाया एसबीआई में। अच्छा। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो उन्होंने बताया कि आई में रहता है, लेकिन हमारा नियम क्या है कि पूरा यूको बैंक से कनेक्टेड है, तो यूको बैंक का यहाँ पर फिर से अकाउंट निकलवाया। आईबीएम में बाकी जितने भी निकलवाते हैं वो यहीं पे पास में रहता है, जो ब्रांच रहती है। हाँ, यहाँ पर नियरेस्ट ब्रांच। हाँ, नियरेस्ट ब्रांच में ही आपको ओपन करा दिया। आवाज आ रही है आपको? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा। अच्छा, हाँ, ये क्या? हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है आपको? हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो अभी इसके बाद फिर क्या है कि आप ज्वाइन वगैरह हो गए और बाकी क्या है छुट्टी वगैरह का वही छुट्टी वगैरह का कैसा क्या रहता है, कब मतलब छुट्टी मिल जाती है? मतलब क्या ऐसा कोई हर 2-3 महीने में अगर आप करो तो छुट्टी वगैरह मिल जाती घर के लिए कि नहीं? छुट्टी वगैरह का यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रहती हैं 3CL, 8CL, 2RH और बाकी जो कम्युनिटी लीव रहती हैं और वो भी रहती हैं CS, तो उनमें भी 40 रहती हैं, तो 20 हाफ लीव हो जाती हैं, वो बाकी मिलती हैं। और हमारे आईबीएम में छुट्टी का अगर मैन पावर है आपके पे, संभालने वाला दूसरा व्यक्ति भी है यहाँ पे, तो छुट्टी आप कभी भी ले सके। ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ये होगा, जब चाहे तब ले सके। ओके, मतलब छुट्टी का इतना बहुत बड़ा इशू जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी SSC स्टेनो 2023 का जैसा अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? संदीप जी, आवाज़ आ रही है? आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा नेटवर्क का इशू जो है वो आई थिंक हुआ है। संदीप जी, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है अब आपको? आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, ओके, हेलो। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है? अभी आ रही है। आ रही है, ओके। हाँ। तो अभी 2020 के स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहोगे, क्योंकि अभी जिस हिसाब से 12 और 13 अक्टूबर को आपका रिटर्न का एग्जाम है, तो क्या सजेशंस आप देना चाहोगे कि एक स्टूडेंट के क्या क्या है कि आज जीएस की बात लिख रहे हैं कि जीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो मिसलेनियस से पूछे जा रहे हैं, दिया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ, मंदिर हुआ, और ये और भी इनसे रिलेटेड जितने भी हैं अपने नाच वगैरह हुए, हाँ, डांस वगैरह के हो गए, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुए, कौन बजाए वो, इनसे जो क्वेश्चन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और ये जनजातियां हुई, उनके जातियों के नृत्य वगैरह हुए, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सके तो इनको ज्यादा गहराई से पढ़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कई क्वेश्चन तो आ जाते हैं कि सीधा उठा के कुछ दिया है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अगर अपन ने सही से डीप में नहीं पढ़ा उसको तो बना पाना मुश्किल होता है। यार भी पूछ लेता है कब का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काफी सारी। और
खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन से रहते हैं, तो वो उनमें क्या है कि इनको कब पुराना उठा के कोई पूछ लिया रैंडम, इसको पद्मश्री कब मिला, ये पद्म विभूषण कब मिला, ये कब मिला, ये अवार्ड वगैरह क्या है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पहले तो इस स्ट्रेटेजी के पर तो विशेष ही ध्यान दिया जाना चाहिए। और बाकी जो नॉर्मल अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हुई, आप उसको जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ये। और क्वेश्चंस के लिए आप उसको बुक को ले सकते हैं, पिनाकल की बुक आती है, तो उसमें कुछ सब कुछ TCS के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको लगा सकते हैं। आप एक तरीका भी देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस को जरूर देखना होगा, क्योंकि जब तक प्रीवियस पेपर को नहीं देखेंगे तब तक एक आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे पूछा जाता है कैसे नहीं। और दूसरी बात क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ कुछ भी रहे हैं, लेकिन वहाँ जब देखा जाए तो क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे ही नहीं जाते हैं, जबरदस्ती हम लगे हुए हैं। तो हमें एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही पढ़ना होगा और वही सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमें देखना होगा कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कॉपी करना होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रहेंगे वो रहेंगे उनको नौकरी प्राप्त करना है, तो उनके लिए तो यही रहेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। बाकी सब कुछ उल्टा सीधा पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं। और GS में करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का, तो जैसे कि अभी डेट आ गई है 23 वाले की 12-13 अक्टूबर है, तो सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक का कर लेना चाहिए उनको। सितंबर 2022 तक का, मतलब कि एक पूरा साल का कम से कम इतना तो होना चाहिए। अच्छा, एक करंट अफेयर पूरा इतना तैयार होना चाहिए 1 साल का। और रीजनिंग हाँ, ये 1 साल का तो होना चाहिए। बाकी उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, और ये भी है अपना, मैं जो पढ़ता हूँ वो स्पीडी से हूँ, ओके, स्पीडी आती है, तो बाकी जो भी है देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स भी हैं और भी है, तो आप ले सकते हैं। अपना में क्वेश्चन है वो भी जा रहे हैं, वो आजकल क्वेश्चन का जो पैटर्न बढ़ा दिया है उन्हें, जो पिछले आते थे 2016, 17, 18 तक, तो उनके लिए तो प्रीवियस ईयर का बुक लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और एग्जाम को, हाँ, एग्जाम में बैठे हुए हो आप, और आपने अगर कोई हार्ड क्वेश्चन देखा है तो आप घबरा जाएंगे, ओके, 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद। लेकिन आप रेगुलर उन पर प्रैक्टिस किए, तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको ये पता रहेगा कि क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा नहीं करना है, राइट। वहाँ टाइम बचा सकते हो। टाइम बचाने पर कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि 3 से 4 मिनट ले लेते, तो उन क्वेश्चन को अपन को छोड़ना है अभी, कि आप छोड़ो, फिलहाल के लिए छोड़ो। आपके पास जब अंत में समय बचेगा तब फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश में तो आप देख ही रहे हो, ज्यादातर जो वोकैब वगैरह है वो प्रीवियस ईयर से रखी जा रही है, या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसी का पूछा जा रहा है, मतलब कि दूसरा इसका सिनोनिम, इसी का एंटोनिम तो पहले भी पूछा जा सकता है, वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं हालांकि। तो आप उसको प्रीवियस ईयर को कीजिए है वो उससे हो जाता है कवर। PDF वगैरह है जो भी है एंटोसिनो। और इसके लिए आप एक तो 2 बुक सजेस्ट करूंगा मैं, एक तो किरण रहेगी और एक MB पब्लिकेशन रहेगी। आपको अगर टॉपिक वाइज करना है, जैसे कि PDF एरर है तो एक साथ दी हुई है, वो किरण में दी हुई है, एक साथ किरण में दी हुए हैं, दिए हुए हैं, नरेशन है, वॉइस है, ये सब एक साथ ये तो आपको वो किरण में मिल जाएंगे। और आपको अगर लगाना है तो सेट पेपर के लिए फिर MB पब्लिकेशन लगा सकते हैं आप। अच्छा, उसमें क्या है कि सेट के लिए MB पब्लिकेशन सही रहेगी। सेट के लिए MB पब्लिकेशन सही रहेगी, राइट? हेलो, हाँ। और मॉक टेस्ट का क्या, थोड़ा वॉइस
ओके ओके, मॉक टेस्ट का क्या कैसे क्या पूरा स्ट्रेटेजी आपने किया, किस तरीके से, कहाँ से मॉक मॉक टेस्ट आपने टेस्ट लगाए? मॉक मॉक वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। ओके, मॉक टेस्ट का आपने किस तरीके से किया, मॉक टेस्ट का? मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो मॉक टेस्ट सबसे पहले में टेस्ट बुक का देना, टेस्ट बुक का दीजिए, ग्रेड अप है, टेस्ट बुक ग्रेड अप दोनों का दे सकते हैं आप। मॉक टेस्ट जैसे मैं बताऊं आपको, मॉक टेस्ट के लिए आपको सबसे एक जो मैं सोचता हूँ कि प्रीवियस ईयर, कई सारे लोग होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी के हैं उनको पूरे को लगा लेते हैं पहले ही बुक से या कहीं से भी, लेकिन उनको सलाह दूंगा उनको आप ऐसे मत लगाइए पूरा सेट का सेट, आप उनको ऐसे रूप लगाइए, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में मॉक टेस्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में कितने नंबर ला रहे हैं और कितने नहीं लगा पा रहे हैं बिना पढ़, मतलब आप कहीं से भी पढ़िए क्वेश्चन लगाइए, लेकिन एज ए मॉक टेस्ट टेस्ट के रूप में लगाओगे आपको एक अलग तरीका है, वहाँ पता चलेगा टाइम टेकन है क्या है क्या नहीं है इस चीजें, और तो वहां से भी कई सारे मिल जाते हैं, अप्रोक्स 30 से 35 तो मिल ही जाएंगे, 30 के करीब, तो प्रीवियस ईयर वहां से लगा सकते हो। तो मॉक टेस्ट रहते हैं 10 से 15 जो भी है वो भी लगा सकते हो आप टेस्ट बुक का। फिर उसके अगर टेस्ट बुक हो जाता है, जब आप ग्रेड अप यूज करते हो तो ग्रेड अप का लगा लीजिए, क्योंकि प्रीवियस एक ही से लगा लीजिए, चाहे ग्रेड अप से लगाइए चाहे टेस्ट बुक से लगाइए। मॉक टेस्ट एकमात्र उद्देश्य नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाना है हमें बस, चाहे नंबर कितने भी आ रहा, नहीं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखना है कि गलतियां कहाँ हुई हैं, और जो गलतियां हुई हैं जिनमें से उन्हीं गलतियों को भी कैटेगराइज करना है कि सबसे पहले गलती हुई है तो कहाँ ऐसी गलती थी जिनको हम थोड़े से पढ़ने के बाद या जैसे भी मिस्टेक बोलते हैं इनको सुधारा जा सकता है, तो सबसे पहले वो उनको सुधारने की कोशिश की। तो दूसरी वो गलतियां की जो वास्तव में अभी तक पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो उन गलतियों को अलग कीजिए। सबसे पहले जो उनको आप सुधार दीजिए जितना आप उस पर भी आइए, जो आगे तो उन पर भी काम कीजिएगा तो वो भी सही हो जाएंगे। ओके, तो मतलब क्या है कि मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक जगह से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपको बाकी जो ग्रेड अप वगैरह करना है, प्लस मॉक टेस्ट का मेन जो उद्देश्य है वो है अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना, जो आप गलतियां अभी कर रहे हैं, मेन मॉक टेस्ट में बस गलतियों को इम्प्रूव करना होता है। मॉक टेस्ट का उद्देश्य भी है कि खुद को जांचना, खुद को जांचने का कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, और कर पा रहे हैं तो कितने टाइम में कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट का जो इशू रहता है सबके साथ, टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो वो एकमात्र तरीका टाइम मैनेजमेंट का कि आपको मॉक टेस्ट लगा कर पाऊँ, इसको इतने टाइम में कर लेता हूँ मैं, रीजनिंग को इतने कर लेता हूँ मैं, जीएस टाइम में, तो वहां से आप जब लगातार 50 मॉक टेस्ट लगे तो आपको पता चलेगा कि इतने टाइम में होती है, तो आपका एक वो बन जाएगा पैटर्न कि मैं एग्जाम को इतने समय तक कर पाऊंगा। आप अगर मॉक रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो कम, और उसी स्पीड को नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ सकती है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप एक ही बुक को पढ़िए, ग्रहण करना है आपको, एक बार कर लीजिए, फिर उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, और जितनी बार आप तो आप हो सकता है कि 10 बार करने के या 4 से 5 बार रिवीजन करने के बाद एक दिन में पूरी किरण को कर लोगे, 1 या 2 दिन में रिवाइज कर लोगे किरण। ओके, तो मतलब इस तरीके से जो प्रिपरेशन वो कहीं ना कहीं एसएससी स्टेनो 2023 के जो भी एस्पिरेंट है उनको करनी चाहिए। और साथ ही जिस हिसाब से संदीप जी ने गाइड किया कि भाई किस तरीके से हमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हमें हमारा उद्देश्य है वो हमारा होना चाहिए। अभी कुछ नेटवर्क वगैरह का इशू है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, कम्युनिकेट किया जा रहा है जिस बाकी सभी स्टूडेंट को कहीं ना कहीं गाइड किया जाए।
तो अभी हम लोग एक और सेशन एक अलग से लेंगे जिसमें हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। अभी उसमें संदीप जी से हम एक अलग सेशन रखेंगे। पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो कहीं न कहीं आपसे डिस्कस किए जाएं, इवन स्किल टेस्ट के बारे में भी डिस्कस किए जाएं। तो अभी जिस हिसाब से नेटवर्क का इशू है तो उस हिसाब से मैं संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और बाकी सभी स्टूडेंट्स की भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से जो भी स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं फाइनली सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए एक जो बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं न कहीं आपकी रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप जी, अभी नेटवर्क जिस हिसाब से इशू हो रहा है, अभी ये सेशन हम लोग रखेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एंड बाकी जो भी स्टूडेंट है, समय है, प्रिपरेशन करते रहो। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें अभी डिस्कस करनी है संदीप जी से। तो अभी ये जो सेशन है अभी यहीं पे एंड करते हैं, कुछ इशू के नेटवर्क इशू के कारण। तो वी विल लेटर